कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज मुझे चैट स्क्रीन के ऊपर बता दे कि आपके कौन सा टॉपिक हम लोग कर रहे थे लास्ट क्लास में, बिकॉज मुझे रिकॉलिंग के अंदर थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। वैसे यूजुअली होता नहीं है, लेकिन इतने सारे कोर्सेज इस वक्त एक जैसे चल रहे हैं तो मुझे एग्जैक्टली इस वक्त याद नहीं है। मेरा जहां तक ख्याल है कि कुछ हम वर्क ग्रुप और टीम का डिफरेंस कर चुके हैं। फिर भी आप कंफर्म कर दें अगर ये पूरा टॉपिक हो चुका है, टर्म्स अगर ये हो चुका है तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं। तो प्लीज कौन है हमारे स्टूडेंट्स में से? प्रॉबेबली सारा, हमाद, अनस, नईम, प्लीज चैट स्क्रीन पे बता दो कि लास्ट कहां पर हम लोग थे। कोई भी स्टूडेंट मुझे ये बता दे कि लास्ट हम लोग जो हैं वो किस टॉपिक पे थे तो वुड बी ग्रेट। चैट स्क्रीन पे जल्दी से जवाब दे दीजिए। स्टूडेंट्स मुझे मैसेज कर नहीं पा रहे हैं। कोई आप लोग को आवाज आ रही है बेटा? अच्छा, मेरे पास कोई अपडेशन नहीं आ पा रही है। चले खैर, बहरहाल हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एज फार एज आई रिमेम्बर, हमने जो है वो स्टार्ट कर दिया था आपका लास्ट, यहाँ से इससे पहले हो चुका था कवर। दैट वाज कि हमारे पास जो है वर्क ग्रुप और टीम के अंदर क्या फर्क है, ये मैं करा चुकी थी। प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम किस लिए फॉर्म होती है? एम्प्लॉयज के बीच में या डिपार्टमेंट के बीच में, डिपार्टमेंट का दूसरा नाम फंक्शन भी होता है, ठीक है? तो बेसिकली होता क्या है कि हर इंसान को अपना स्पेसिफिक काम करना होता है। तो स्पेसिफिक काम करने में या एक्टिविटी करने में कभी कभी डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में इंटरेस्ट डिफरेंस की वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो बेसिकली इन प्रॉब्लम्स को हम इन टीम्स को हम डेवलप करते हैं, हर डिपार्टमेंट से पिक करते हैं बेस्ट पर्सन को, ताकि प्रॉब्लम को सही तरीके से विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी फर्दर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या विदाउट एनी फर्दर मेस, हम इस प्रॉब्लम को बेस्ट पॉसिबल तरीके से ओवरकम कर सकें, ठीक है? तो इस टीम के अंदर, इस टाइप की टीम के अंदर भी हम बेस्ट एम्प्लॉय को हर डिपार्टमेंट से हायर करके लेके आते हैं, ताकि वो अपनी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए बेस्ट तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ठीक है? फिर होता है सेल्फ मैनेज्ड वर्क टीम्स। यहाँ पर हर इंसान अपना मैनेजर खुद होता है और वो अपने टास्क खुद डिसाइड कर रहा होता है, और पीपल जो है वो इफेक्टिव होते हैं, एफिशिएंट होते हैं। तो इस तरह के लोग बड़े एम्पावर्ड होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं टुवर्ड्स वर्क। क्रॉस फंक्शनल टीम का मतलब हो जाएगा हाइब्रिड ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर एक्सपर्ट इन वेरियस स्पेशलिटीज और एंड हु वर्क टुगेदर ऑन वेरियस टास्क। अब ये ऐसे लोग हैं जिसके लिए हम एक वर्ड यूज कर रहे होते हैं, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन वाली बात। मतलब इनके पास एक से ज्यादा डिपार्टमेंट का एक्सपीरियंस होता है, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के अंदर काम करने की स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है? तो ये लोग एक्सपर्ट होते हैं और ये सब एक दूसरे को हाइब्रिड तरीके से, मतलब एक साथ ओवरलैपिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हुई होती हैं। हाइब्रिड का मतलब होता है कि जब आप एक से ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, एक से ज्यादा तरीके कार ऑफ वर्किंग के अंदर आप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है? फिर हम बात करते हैं वर्चुअल टीम्स। वर्चुअल टीम का मतलब ये होता है कि ये फिजिकली डिस्पर्स टीम होती है, मींस ये फिजिकली डिफरेंट लोकेशन के ऊपर ये टीम होती है। ये वर्चुअली मतलब वर्चुअल काम का मतलब होता है कि ये थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी या टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए ये लोग काम कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर जो है बेसिकली हमें कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर ऑफिस के अंदर 9 to 5 वाली जॉब नहीं होती है, ये एरिया वाइज जो है वो डिवाइडेड होता है काम, और गोल जो है वो कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने अक्सर देखा होगा एटीएम की मशीन खराब हो जाती हैं, तो बेसिकली अगर तो पैसा खत्म हो गया एटीएम के अंदर से, तो वो तो कोई भी बैंक का बंदा जाकर के उसके अंदर दोबारा मनी डाल सकता है, तो वो ऑपरेशनल हो जाएगी। बट कभी कभी हमारे लिंक डाउन हो जाते हैं, जैसे वन नेट का लिंक हो गया या हमारे पास एम नेट का लिंक हो गया, तो ये जब लिंक्स डाउन होते हैं तो जो टेक्नीशियन काम कर रहा होता है उस इलाके के अंदर, वो आपके साथ थ्रू किसी भी टेक्नोलॉजिकली गैजेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। वो जाकर के उसको फिर वो लिंक को अप करता है, कनेक्टिविटी ट्रबल शूट करता है, और फिर एटीएम जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाती है। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो वर्चुअल लोकेशन पे जो भी उस लोकेशन के ऊपर अवेलेबल फ्री टेक्नीशियन होगा, ही विल केटर दी रेंडर दी सर्विस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वर्चुअल काम कर रहे होते हैं कि कहाँ पर लोकेशन कोई फिक्स नहीं होती है, कोई तय नहीं होती है, जहां पर भी प्रॉब्लम होता है जो नियरेस्ट पॉसिबल पर्सन होता है, उबर करीम की भी एग्जांपल इसी में आ जाएगी कि ये ऐप के थ्रू कनेक्टेड है, और जो भी लोकेशन वाइज जो पिकअप है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपकी इफेक्टिव टीम के अंदर होने जरूर है, तो वो टीम इफेक्टिव हो जाएगी। इफेक्टिव का मतलब है कि आपका गोल अचीव हो रहा होगा, ठीक है, आपका पर्पस अचीव हो रहा होगा। सबसे पहले क्लियर गोल्स। हम हमेशा जब गोल की बात करते हैं तो गोल हमेशा क्लियर होने चाहिए, तभी तो हम अचीव कर सकेंगे। अगर हमें गोल ही क्लियर नहीं होगा तो हम अचीव क्या करेंगे, ठीक है। फिर रेलेवेंट स्किल्स, तो गोल को अचीव करने के लिए हमें कोई ना कोई काबिलियत, कोई ना कोई सर्टिफिकेशन, कोई ना कोई नॉलेज, कोई ना कोई स्किल्स चाहिए होंगी। तो हमारे पास जो भी गोल को कंप्लीट करने के लिए रेलेवेंट स्किल्स रिक्वायर्ड है उसका होना जरूरी है। म्यूचुअल ट्रस्ट, टीम मेंबर्स के बीच में आपस में ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर इंसान काम कर रहा है तो हर इंसान का काम करने का अपना तरीका होगा। विदाउट ट्रस्ट टीम वर्क करना इज नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है। यूनिफाइड कमिटमेंट, मतलब हर इंसान जो है वो एक काम कर रहा होगा। यूनिफाइड का मतलब है एक, वन, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप बिल्कुल भी नहीं आएगा, और अगर कोई कहीं पर कोई कम्युनिकेशन का गैप आ भी जाता है तो उसको हम ब्रिज करने की कोशिश करते हैं, उसको हम थ्रू डिस्कशन जो है उस गैप को रिड्यूस करने की या उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। नेगोशिएशन का मतलब होता है ऑलवेज गिव एंड टेक, बार्गेनिंग करनी पड़ती है आपको। अप्रोप्रिएट लीडरशिप का मतलब होता है, अगर लीडरशिप स्टाइल ऑटोक्रेटिक है तो ऑटोक्रेटिक लगाना पड़ेगा। अगर लीडरशिप स्टाइल आप समझते हैं लोगों से ओपिनियन लिया जा सकता है, तो वहां पे डेमोक्रेटिक स्टाइल हो जाएगा। कहीं कहीं पे हमारी टीम्स इतनी ट्रेंड हो जाती है, इतनी एक्सपीरियंस हो जाती है कि हम लोगों को बोलते हैं कि भाई लेजिस फेयर कर लो, आप काम कर लेना और हमें बता देना कि आपने काम कर लिया है, कैसे करना है, क्या करना है, ये आप खुद डिसाइड कर लो। तो दैट इज व्हाट इज लेजिस फेयर स्टाइल ऑफ टीम्स। तो यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल जो है, ये तीन स्टाइल हम टीम को देख के, प्रॉब्लम की सिचुएशन को, प्रॉब्लम की नौयत को देखते हुए हम जो है, या सिचुएशन को देखते हुए जो है, हम डिसाइड करते हैं कि किस स्टाइल का लीडरशिप जो है वो यहाँ पर बेस्ट रहेगा, बेस्ट सूटेबल होगा। फिर हम बात करते हैं इंटरनल सपोर्ट के ऊपर। इंटरनल सपोर्ट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टीम्स हैं उन टीम्स में आपस में कितनी ज्यादा यूनिटी है। अगर एक बंदा नहीं टर्न अप कर रहा है या एक बंदा कहीं पे फंस गया तो बाकी सारे टीम मेंबर्स मिलके उस एक बंदे की हेल्प कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज नोन एज इंटरनल सपोर्ट। एक्सटर्नल सपोर्ट का मतलब हो जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे डिपार्टमेंट्स उसको किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये भी क्या है, सारे डिपार्टमेंट्स टूवर्ड्स काम कर रहे हैं अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये सारी जब स्किल्स, ये सारे जब कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज आपकी टीम्स में होती हैं तो उस टीम को हम कहते हैं कि भाई टीम जो है वो इफेक्टिव टीम है, यानी ये आराम से पर्पस फुलफिल कर लेगी, ठीक है। उसके बाद इफेक्टिव टीम के अंदर उन्होंने वही, वहां पर जो स्लाइड के ऊपर जो भी बात हो रही है वो यहाँ पर लिखी हुई है, आप सब इन पॉइंट्स को स्किम कर लीजिए, और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल आ रहा है तो वो मुझसे क्वेश्चन कर ले। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे पास क्वेश्चन आंसर सेशन की विंडो पे आप लोगों का कोई जवाब क्यों नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को?
एक जवाब अभी आया है। चलें, हाँ दिया, थैंक यू। मैं आप लोग को थोड़ी देर पहले मैं ये भी बोल रही थी कि मुझे ये बता दें कि अगर आप लोगों को याद है कि आप लोगों ने कौन सा जो है मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था, बट चले कोई बात नहीं, आखिर की 2 स्लाइड्स को हम रिपीट कर लेते हैं, दैट्स ओके। इसको बेटा रीड कर लीजिए 1 बाय 1, और अगर कोई सवाल आ रहा है तो मुझसे पूछ लीजिए। ये वही सारे पॉइंट्स जो पिछली स्लाइड पे थे वही यहाँ पे एक्सप्लेन हुए हुए हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, करंट चैलेंजेस इन मैनेजिंग टीम। कभी कभी टीम को मैनेज करना डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्टी में आ जाते हैं हम, सिचुएशन चैलेंजिंग हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। अब कैसे, फॉर एग्जांपल तमाम तर एम्प्लॉइज को एक दूसरे से कोऑपरेट करना चाहिए। अगर कोई भी एक एम्प्लॉय किसी दूसरे इंडिविजुअल से विद इन अ टीम कोऑपरेट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम आ जाती है, कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, टीम के फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है, कॉस्ट इनकर कर लेता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं शेयर इन्फॉर्मेशन। अगर किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इंफॉर्मेशन है, कोई चीज, कोई बात किसी को मालूम है, तो उसे चाहिए कि वो बात वो अपने तमाम तर टीम मेंबर्स के साथ शेयर करे। ठीक है, कॉन्फ्रंट डिफरेंसेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। जब एक से ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो कोई भी 2 लोग एक चीज, एक किसी भी चीज, हर चीज के बारे में एक जैसी राय नहीं रखेंगे, तो कभी कभी उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा। तो बेसिकली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को थ्रू डिस्कशन सॉल्व कर लेना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है आप खुल के बात कर लें, कॉन्फ्रंट कर लें। ठीक है, रादर देन आप दिल में रखें और फिर बाद में आप बर्स्ट आउट हो, तो वो अच्छी बात नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं सबलिमेट पर्सनल इंटरेस्ट फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द टीम। अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कभी कभी आपको इग्नोर करना पड़ता है, गिव अप करना पड़ता है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द टीम, फॉर द बेनिफिट ऑफ द टीम। ठीक है, तो आपको अपने अपने गोल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल टीम्स को मैनेज करने की। ग्लोबल टीम का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड आप टीम को मैनेज कर रहे हैं। तो अब तो यहाँ पर जब हम पाकिस्तान के अंदर रहते रहते, जब पाकिस्तान के 4 सूबों के लोगों को, हम 4 डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वालों को हम जब मेंटेन कर रहे होते हैं तो वो चैलेंजिंग हो जाती है सिचुएशन। तो ये इमेजिन करें कि अक्रॉस द वर्ल्ड जब नॉट ओनली के सिर्फ डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले, बट डिफरेंट रिलीजन को फॉलो करने वाले, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले, डिफरेंट एथनिसिटी को बिलोंग करने वाले, डिफरेंट कास्ट, कलर, क्रीड, डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोगों को जब हम डील कर रहे होते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स, कितने चैलेंजेस आते होंगे। ठीक है, हमें स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी चाहिए। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि किसी एक कम्युनिटी के एक बंदे को आपने देखा, उसके अंदर एक क्वालिटी देखी और तमाम तर कम्युनिटी के ऊपर वो क्वालिटी आपने थोप दी। एग्जाम्पल दे देते हैं, क्या ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट? नो, ऑल मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट। क्या ऑल ब्लैक पीपल आर गुड एथलीट्स? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है कि तमाम तर ब्लैक पीपल जो है वो गुड एथलीट्स हों। क्या ऑल फीमेल्स आर इमोशनल? क्यों, मेल्स के इमोशंस नहीं होते? तो ये इस कैटेगरी को हम एक चीज को, एक ट्रेट को, एक फीमेल को देख लिया कि हाँ भाई वो इमोशनल है, तो हमने बोल दिया भाई सारी फीमेल्स ही इमोशनल होती हैं। ये कहना गलत है, कुछ फीमेल्स जो है वो इमोशनल नहीं भी होती हैं। ठीक है, ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप स्ट्रक्चर के अंदर कौन किसको जो है वो रिपोर्ट कर रहा है, इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रुप थिंक का। ग्रुप थिंक का मतलब है कि जो मेजोरिटी लोग कह रहे हैं, बेचारे एक का दुख का माइनॉरिटी में भी, माइनॉरिटी वाले लोग भी उनको सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे, दैट इज टू अलाइन विद द ग्रुप, जो कि गलत है। कभी कभी जो लोग, 1-2 लोग जो बात राय रख रहे होते हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होती है रादर देन जो सब सोच रहे होते हैं। ठीक है, स्टेटस वेरीज इन इम्पोर्टेंस अमंग कल्चर्स। डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट किस्म की जो स्टेटस को है उसको इम्पोर्टेंट दिया जाता है। कुछ लोग जो हैं वो अपने स्टेटस के अंदर कह लें कि पोजीशन के लिए इतने ज्यादा वरिड नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर वरिड अबाउट देयर वर्क, देयर ग्रोथ। तो ये डिपेंड कर रहा होता है, इट वेरीज फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ठीक है, फिर सोशल लोएफिंग का मतलब होता है देयर आर few people who are not actually very good with mingling with people
and there are few people who are actually very good with mingling with others. तो ये भी वेरी करता है इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर. हम ये नहीं कह सकते कि कौन सा कल्चर, हम किसी भी कल्चर के बारे में, किसी भी सोसाइटी के बारे में, किसी भी सोशल क्लास, इनकम क्लास ग्रुप को हम अच्छा और बुरा नहीं कह सकते. इट डिपेंड्स एंड इट वेरीज. कोहेसिवनेस का मतलब होता है कितना जो है आपके अंदर यूनिटी है. ठीक है, जितनी यूनिटी हो जाती है ना उतना डिफिकल्ट हो जाता है आपसे कोई बात मनवाना, क्योंकि लोग बड़े यूनाइटेड चल रहे होते हैं, तो हर एक बंदे ने कह दिया तो वो सबका फैसला होता है. सो ऐसी सिचुएशन को फेस करना, या ये कह लें कि यूनियन वाली सिचुएशन को फेस करना ना, किसी भी मैनेजमेंट के लिए इतना आसान नहीं होता है. ठीक है, मैनेजर्स रोल क्या होता है यहाँ पर? बेसिकली ये होता है कि ये कम्युनिकेट करता है सेंसिटिव टू द टाइप ऑफ ग्लोबल टीम टू यूज. अच्छा, ये सेंसिटिव से लेकर के नॉर्मल प्रोसेसिंग वर्क फ्लो को मैनेज कर रहा होता है. नॉर्मल वर्क फ्लो तो मैनेज करना इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता जितना कभी कभी सेंसिटिव सिचुएशन में, अनफेवरेबल सिचुएशन में टीम को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है, चैलेंजिंग हो जाता है. ठीक है, ग्रुप प्रोसेसेस कैपिटलाइज और डाइवर्स आइडियाज. देखें, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है पीपल हायर्ड विद डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड, different religion, different they speak different language, they might be having different qualification. ठीक है, something, people are not similar, they are very different from one another on the basis of caste, creed, income group, age, gender, knowledge, qualification and etc. ठीक है, फिर हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल टीम. अब हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं. ठीक है, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं, तमाम तर ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले डिसलाइक टीम मेंबर्स. अब अगर मेरी टीम मेंबर्स से बनती नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एंड आई डिसलाइक माय टीम मेंबर्स, सो आई वोंट बी कंफर्टेबल वर्किंग विद देम. तो ये डिसएडवांटेज हो गया. अब मैं उसके साथ काम करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो तो दूसरी बात आती है. मुझे तो भरोसा ही नहीं है मेरे दूसरे मेंबर्स के ऊपर, अब कैसे काम होगा, ये भी और मसला हो गया. स्टीरियोटाइपिंग हो रही है. हर इंसान जो है वो ये समझता है कि फीमेल्स जो है ना, दे आर नॉट दैट प्रोडक्टिव एज मेल्स. 4 मेंबर मेल हैं, मैं एक अकेली फीमेल हूँ, मैं कैसे काम करूं. ठीक है, communication problem, then I stop talking to 4 members of my group because they are males and I'm one single female, so I don't talk to them much. अब क्या हो जाएगा, खामोखा का स्ट्रेस और टेंशन डेवलप हो जाएगा. ठीक है, these are all the disadvantages जिसको कि हम ड्रॉबैक भी कहते हैं. अब बात हम करते हैं बेनिफिट्स की और हम बात करते हैं एडवांटेजेस की. अब बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहले, एक इंसान एक तरीके से सोच सकता है, लेकिन अगर 5 लोग एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं तो दे विल बी हैविंग डिफरेंट आइडियाज. दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ आइडियाज मींस एवरीबॉडी विल बी थिंकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, इन अ डिफरेंट वे, इन अ डिफरेंट मैनर. अब इसके अंदर क्या होता है, लिमिटेड ग्रुप थिंक. हर इंसान अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर रहा है. अब हर इंसान ये नहीं कह रहा कि जो मेरा ग्रुप में, जो मेरा हेड कह रहा है, जो मेरा लीडर कह रहा है, मैंने भी वही कहना है. Everybody is presenting their ideas and they are creative with it. Increased attention on understanding others' ideas and perspective. यहाँ पे टीम यूनिटी के तरफ जा रही है. हम एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, एक दूसरे को आइडियाज शेयर करने का, ओपिनियन शेयर करने का प्लेटफॉर्म देते हैं. These are all the benefits of good team, global teams. ठीक है, अब हम बात करते हैं गुड टीम वर्क कह लो अक्रॉस द ग्लोब. ठीक है, अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग सोशल नेटवर्क्स. अब सोशल नेटवर्क्स को समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का अपना एक बेसिकली पैटर्न होता है टू मिंगल अप विद पीपल और टू गेट अलोंग विद वन अनदर. ठीक है, अब यहाँ पर जब हम टीम की बात कर रहे होते हैं तो हर इंडिविजुअल, एक टीम के अंदर अगर 5 लोग काम कर रहे हो तो 5 लोगों के अपने नेचर है, अपनी एक आइडेंटिटी है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेट है, क्वालिटी है. कभी कभी रिलेशनशिप जो है वो इफेक्टिवनेस ऑफ टीम को हार्म के लिए हार्मफुल होता है. यानी आप अपने दोस्त को नाराज नहीं करने के लिए यू कॉम्प्रोमाइज ऑन द टास्क और वर्क. ठीक है, सिर्फ रिलेशनशिप को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज दैट पर्सन वाज योर फ्रेंड, यू डिड नॉट डू द थिंग व्हिच वाज एक्चुअली राइट. रिलेशनशिप इंप्रूव्स गोल अटेनमेंट एंड इंक्रीज मेंबर कमिटमेंट टू द टीम. अब रिलेशनशिप इंप्रूव टीम गोल अटेनमेंट, यानी अब सब लोग जब एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अलाइनमेंट मतलब एवरीबॉडी मूविंग इन वन डायरेक्शन.
जब अलाइनमेंट आ जाती है तो ऑफ कोर्स गोल अटेन करना, चैलेंजिंग भी गोल होगा ना तो हम अटेन कर लेंगे। तो इसके लिए हमारी तमाम तर मेंबर्स जो है ना, दे आर वेरी हाईली कमिटेड टू देयर वर्क विद इन देयर टीम्स। दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। अब मैं दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। That was managing change. एक स्टूडेंट ने यहाँ पे मुझसे सोशल लोएफिंग के बारे में पूछा है। यहाँ पर अब वो ये प्लीज उसकी डेफिनेशन देख ले। इफ यू वांट यू कैन जस्ट लुक एट द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग। मैं आपको इसका उर्दू के अंदर मीनिंग बताने की कोशिश करती हूँ, so that it would be easier for you to understand it. सोशल लोएफिंग का मतलब है मुआशरती काहिली। अब काहिली का मतलब ये होता है कि आप अपनी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, टीम काम कर रही है और आप जो हैं वो लोएफिंग का मतलब है आप यू आर बीटिंग अबाउट द बुश, यू आर नॉट वर्किंग हार्ड, यू आर नॉट पुटिंग इन योर एफर्ट्स। ठीक है, तो टीम के अंदर एक बंदा ऐसा जरूर होता है जो अपना एफर्ट नहीं डाल रहा होता है और वो उंगली कटा के शहीदों में शरीक होने की कोशिश करता है। इसको हम कहते हैं सोशल लोएफिंग। ठीक है बेटा, क्लियर है? दैट वाज उजैर। अब हम चेंज प्रोसेस के ऊपर जा रहे हैं। आप लोगों को आई बिलीव सारी स्लाइड्स नजर आ रही हैं? ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेंज क्या चीज है। चेंज का मतलब होता है कि हम किसी किस्म की ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम ऑल्टरेशन या मॉडिफिकेशन जो है वो किन चीजों में कर सकते हैं? या तो हम लोगों में कर सकते हैं, या हम स्ट्रक्चर में कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसका जूनियर है, कौन किसका सीनियर है, इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। या हम टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस करेंगे, या तो लोगों को चेंज करेंगे, या हम लोगों के स्ट्रक्चर को मतलब कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है इसको चेंज करेंगे, या हम टेक्नोलॉजी को चेंज करेंगे। तो तीनों चीजों की वजह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज का मतलब है कि क्या हम कांस्टेंट हैं अपने डायरेक्शन की तरफ, यानी जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है क्या हम उस गोल को अचीव करने में कांस्टेंट हैं या देयर इज सम सॉर्ट ऑफ वेरिएशन। एक हद तक डिविएशन या वेरिएशन तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन उस हद से ज्यादा डिविएशन या वेरिएशन एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि फिर आप अपने गोल से हट जाएंगे। प्रोड्यूसेस अनसर्टेनिटी येट इज नॉट कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। चेंज जो है उसके वो अनसर्टेनिटी तो क्रिएट करता है, मतलब हम अब श्योर नहीं होते ना कि चेंज से हमें फायदा क्या होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल ही कोई अनप्रिडिक्टेबल काम कर रहे हैं। इट्स नॉट कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, इट इज एक्चुअली टू सम एक्सटेंट प्रिडिक्टेबल एंड टू सम एक्सटेंट सर्टेन। ठीक है, वी आर टेकिंग रिस्क।
इट्स नॉट जस्ट कि हम कोई अनप्रिडिक्टेबल काम कर रहे हैं, बट रादर वी आर टेकिंग रिस्क, ठीक है। क्रिएट बोथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटी, या तो आपके लिए मुश्किलात का सबब बनेगा या आपके लिए मजीद बेहतर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। मैनेजिंग चेंज इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी मैनेजर्स जॉब, और चेंज मैनेज करना लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो तमाम तर मैनेजर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपना रोल प्ले करें और वो चेंज एजेंट बन जाएं। चेंज एजेंट का मतलब होता है द पर्सन हु हेल्प्स इन प्रमोटिंग द चेंज, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर चेंज, फोर्सेस फॉर चेंज के अंदर हम दो फैक्टर्स के ऊपर बात कर रहे हैं, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर चेंज, ठीक है। सबसे पहले एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब हो जाता है these are uncontrollable factors which we cannot control. फॉर एग्जाम्पल मार्केट प्लेस, मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, सरप्लस है या शॉर्टेज है, ये मार्केट के अंदर हो रहा होता है, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। फिर हम बात करते हैं गवर्नमेंट लॉज एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसी के ऊपर बात हो रही होती है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज के ऊपर बात हो रही होती है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल 5G आ गया, इसके अंदर मेरा और आपका एज एन इंडिविजुअल वी कैन नॉट कंट्रोल दैट वी आर चेंजिंग और शिफ्टिंग टू 5G, या 3G से जब हम 4G पे आए, तो ये हमारे हाथ में नहीं था, ये एक्सटर्नल फैक्टर था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट था, हमने सिर्फ अडेप्ट किया, हमने सिर्फ अपने आप को चेंज किया। जबकि यू फोन वाले ने तो हमसे पूछा भी नहीं, हमें 4G पे ले गया डायरेक्ट, राइट और रॉन्ग, ठीक है। लेबर मार्केट, लेबर मार्केट के अंदर हमेशा आप देखिए लेबर का मतलब क्या होता है, पीपल हु वर्क एट ऑपरेशनल लेवल, और मार्केट का मतलब होता है वेयर सेलिंग एंड बाइंग इज हैपनिंग, या वेयर सम सॉर्ट ऑफ सर्विस इज इनकरिंग, या आप कोई सर्विस के अगेंस्ट पैसे ले रहे हैं, तो ये हम कहते हैं लेबर मार्केट। तो लेबर मार्केट यानी जिस मार्केट के अंदर लेबर अवेलेबल है, लेबर अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट अपने चार्जेस बेयर करेंगे, तो ये भी क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर है, अनकंट्रोलेबल फैक्टर है। इकोनॉमिक चेंजेस के अंदर करेंसी डिवैल्यूएशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ये सारी चीजें आती हैं, इनसे आप सब फेमिलियर हैं। अब हम बात करते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब कुछ होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स, जो कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के अंदर चेंजेस लाना टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कफोर्स की टीम्स चेंज हो गई, ये भी डिसीजन कौन ले रहा होता है, टॉप मैनेजमेंट ले रही होती है। कोई नया इक्विपमेंट लेके आ गए, तो टॉप मैनेजमेंट डिसीजन लेके इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, नया इक्विपमेंट लेके आ गई। फिर क्या होता है, एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर है, एम्प्लॉय का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स वन अनदर, टुवर्ड्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, टुवर्ड्स द वर्क गोल्स एंड द वर्क इटसेल्फ, ठीक है। ये सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोलेबल हैं, जिसके ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आराम से कंट्रोल कर सकती है। अब हम बात कर रहे हैं चेंज प्रोसेस की। चेंज प्रोसेस के अंदर बेसिकली एक काम वेटर्स मेटाफॉर है, ठीक है। इन्होंने ये बात करी है कि ल्यूइन ने ये कहा कि चेंज प्रोसेस बेसिकली तीन चीजों के ऊपर एक्सरसाइज कर रहा है, अनफ्रीजिंग स्टेट, चेंजिंग स्टेट, रीफ्रीजिंग स्टेट। अनफ्रीजिंग का मतलब होता है, अच्छा यहां पर आई वुड लाइक यू ऑल टू टेक नोट्स ऑफ फ्यू थिंग्स। 1 मिनट दे दें, मैं जरा सा ये एक चैप्टर आपका ये निकाल लूं। I want all of you to take down the notes for these three basically terms, ठीक है। इन तीन टर्म्स के लिए आप एक एक लाइन की डेफिनेशन प्लीज बेटा लिख लें।
पेज नंबर 102। अच्छा, अब आप लोगों को एक चीज मुझे और बतानी थी कि आप लोगों के बुक के कंटेंट के अंदर, डिफरेंट एडिशन के अंदर हो सकता है आपके पास जो ये इंफॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, ये चैप्टर का नंबर डिफरेंट हो, ठीक है, चैप्टर का नंबर डिफरेंट हो भी सकता है, बट दैट विल बी एक्चुअली ओके, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टैली करना है। टैली किस चीज से करेंगे, आप चैप्टर के नाम से टैली कर लें, ठीक है। चैप्टर के नाम से इसको टैली करते रहें ताकि आपको फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चैप्टर वाइज हर ऑथर, हर इसके अंदर जो हम कहते हैं एडिशन के अंदर चीजें जो है, चैप्टर के नाम जो है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है। सो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज राइट द मीनिंग फॉर दीज 3 थिंग। इनको लिखना, पेपर और पेन ले लीजिए। ये लुइंस्की बेसिकली चेंज मॉडल है, और लुइंस्की चेंज मॉडल के अंदर प्लीज, ये कर्ट लुइंस का मॉडल है, और कर्ट लुइंस के मॉडल के अंदर 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले अनफ्रीजिंग स्टेज है, ठीक है। अनफ्रीजिंग स्टेज का मतलब होता है कि अब आप बेसिकली जब आप कभी खाना बनाने जा रहे होते हैं, तो आप खाना जब बनाने जाते हैं तो बेसिकली आपको एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। ये आप प्रोसेस फॉलो करना होता है, तो इसके अंदर आप इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से, जो भी आप बनाने जा रहे हो तो उस हिसाब से आप इंग्रेडिएंट्स लेके आते हैं। इसको मैं रीड कर रही हूँ, प्लीज लिसन टू दिस व्हाट आई एम रीडिंग। Before you can cook a meal that has been frozen, you need to defrost or thaw it out. The same can be said of change. Before a change can be implemented, it must go through the initial step of unfreezing, because many people will naturally resist change. जब आप चेंज लेके आ रहे हो तो चेंज लाना इतना आसान नहीं है, लोग उसको रेजिस्ट करेंगे। तो आपको पोजीशन करना है लोगों के माइंड में दैट व्हाई दिस चेंज इज इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है। आपको स्टेटस को सेट करना है। यू नीड टू क्रिएट एन अवेयरनेस ऑफ हाउ स्टेटस को और करंट लेवल ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी इज हिंडरिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन सम वे। यानी जो करंट स्टेटस है, ये ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी काम से या ज्यादा सक्सेसफुल होने से, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अर्न करने से हिंडर कर रहा है। तो अब आपको ये रियलाइज करना है कि चेंज एक्सेप्ट करना जरूरी है, ठीक है। तमाम तरह स्टूडेंट को ये अनफ्रीजिंग स्टेटस को क्लियर हो गया है? प्लीज बेटा मुझे चैट स्क्रीन पे जवाब दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद हम जा रहे हैं चेंजिंग स्टेट पे। नाउ दैट पीपल आर अनफ्रोजन, यानी उनको हमने अनफ्रोजन कर दिया, उनको हमने प्रिपेयर कर दिया, उन्हें हमने तैयार कर दिया है कि अब पुराना स्टाइल जो था उससे हमें सफर करना पड़ रहा है। तो अब आपने रिकॉग्नाइज करना है कि चेंज प्रोसेस क्या है, और अब आप मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्सेप्टिंग द चेंज। दैट इज, अब आप ट्रांजिशनिंग पीरियड से निकल करके मूविंग पीरियड के अंदर आ रहे हैं। नाउ यू आर इम्प्लीमेंटिंग द चेंज, कि हाँ अब हमने चेंजेस करनी है, और चेंजेस करके हमने ये देखना है। It is a time marked with uncertainty and fear. People will be uncertain because they are not sure, they were not ready to accept the change. But अब क्या हुआ है, आपने उनको अनफ्रोजन करके आपने उनको बता दिया है कि भाई देखें चेंज लाना इसलिए जरूरी है कि हमारे काम में रुकावटें आ रही हैं। तो अब वो तैयार हो गए, बट अभी भी दे आर फियरफुल कि क्या चेंज आया, मशीन्स आ गई तो कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। सो दे आर एक्चुअली fear. So आपने क्या करना है, for this reason education, communication, support and time are critical for employees as they become familiar with the change. अब आपने लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपने लोगों को कम्युनिकेट करना है, आपने लोगों को एजुकेट करना है कि हाँ जी चेंज से देखो क्या फायदे हो रहे हैं, ठीक है। अब चेंज इंप्लीमेंट हो गया है। रीफ्रीजिंग का मतलब है कि अब चेंज को आपने परमानेंट बनाना है, कि जी अब हम पुराने तरीके पे वापस नहीं जा सकते। यू नीड टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर चेंजेस यू हैव अडैप्टेड रिमेन्स द सेम।
दैट चेंज इज परमानेंट। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे क्वेश्चन कर लीजिए। गुड, आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ एनवायरमेंट स्टेबिलिटी and predictability requires managers and organization to continually adapt, manage change। अब हम lack of environmental stability के अंदर हम बात करते हैं कि environmental stability तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, environment के अंदर तो चेंजेस आती रहती हैं। तो ये प्रिडिक्ट करना किसी भी मैनेजर के लिए या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुश्किल है कि चेंज किस हिसाब से आएगा। तो बेसिकली उन्हें रेडी रहना चाहिए कि चेंज आएगा और हम भी चेंज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी वक्त 5G आ जाएगा, 5G के बाद 6G आ जाएगा, तो हम भी चेंज हो जाएंगे, हमारे पास भी वो चीजें, नई वाली चीज आ जाएगी, नया वर्जन आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहां तक किसी भी स्टूडेंट को है तो बेटा पूछ लीजिए। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, एक वर्ड है चेंज एजेंट। ये चेंज एजेंट जो है बेसिकली चेंज प्रमोट करता है। ये एक कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट आपका प्रोसेस फास्टन अप करता है। कोई भी प्रोसेस हो उसको फास्टन अप करने के में कैटलिस्ट जो है वो अपना रोल प्ले करता है और वो चेंज प्रोसेस को मैनेज करता है और कहता है कि ये उसकी जिम्मेदारी है, आई टेक द ओनरशिप और मैं ये चेंज इंप्लीमेंट करा के आपको दे दूंगा। दैट पर्सन को हम कहते हैं दैट इज अ चेंज एजेंट। चेंज एजेंट के टाइप्स हैं। मैनेजर्स, ये इंटरनल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये क्रिएटिविटी को प्रमोट कर रहे होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है पीपल हु वुड लाइक टू थिंक और कम अप विद न्यू आइडियाज दैट वाज नॉट अर्लियर देयर, दे आर क्रिएटिव पीपल, तो इनको हम एंटरप्रेन्योर्स बोल देते हैं। तो मैनेजर कौन है? इंटरनल एंटरप्रेन्योर होता है, वो कहते हैं चेंज चाहिए, हाँ लेके आओ, एजेंट है ना। नॉन मैनेजर्स, अब ये चेंज स्पेशलिस्ट होंगे, इनको हम ये एक्सटर्नल होते हैं, ये स्पेशलिस्ट होते हैं, ये इंटरनल नहीं है। इनको हम स्पेशली हायर करके लेके आते हैं कि आप ये चेंजेस हमें करके लाके दें। आउटसाइड कंसल्टेंट्स भी क्या है? ये चेंज इंप्लीमेंटेशन के एक्सपर्ट्स होते हैं। ठीक है, ये चेंज इंप्लीमेंटेशन फेज के अंदर जो है वो आपको इंप्लीमेंट करके दे देते हैं और आपको चीजें चला के दे देते हैं, फिर आप उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा मुझसे पूछ लीजिए। तीन टाइप के चेंज एजेंट होते हैं, मैनेजर, नॉन मैनेजर। ये दोनों जो है एक तरीके से कह लो कि इंटरनल होते हैं। मैनेजर तो बिल्कुल ही इंटरनल और डिपार्टमेंट होता है। नॉन मैनेजर जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और अगर हमने एक्सटर्नल हायर किया तो वो आउटसाइड कंसल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नॉन मैनेजर का मतलब है कि ये मैनेजर लेवल की पोजीशन नहीं है, या तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, तो अगर इंटरनल है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो जाएगा, डायरेक्टर हो जाएगा, या अगर एक्सटर्नल है तो आउटसाइड कंसल्टेंट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लो। आगे बढ़े। हमने पढ़ा था चेंज तीन तरीके से आ सकता है, लोग, टेक्नोलॉजी या स्ट्रक्चर। अब देखो, लोगों का एटीट्यूड, एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन एंड बिहेवियर। टेक्नोलॉजी, वर्क मेथड के अंदर हमें डिफरेंट इक्विपमेंट चाहिए जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर मुबनी होते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो गई, हमने कोई नया इक्विपमेंट ले लिया, मशीनरी ले आए। तो मशीनरी जब लेके आएंगे तो मशीनरी क्या है? टेक्नोलॉजी का पार्ट है। बगैर टेक्नोलॉजी के तो आजकल कोई इक्विपमेंट या मशीनरी रन नहीं होती। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाएगा कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल किसके हाथ में कितना है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज्ड है, किसका क्या काम है, बेसिकली वर्क स्पेशलाइजेशन क्या है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी होते हैं, इसके अंदर चेन ऑफ कमांड भी होगी, कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, कौन किसका बॉस है, कौन किसको कंट्रोल कर सकता है, कौन किसको कमांड करेगा। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। टाइप्स ऑफ चेंज। अब टाइप्स ऑफ चेंज के अंदर, स्ट्रक्चरल चेंज के अंदर क्या होता है? चेंजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंपोनेंट और इट्स स्ट्रक्चर डिजाइन। कोई नई पोजीशन क्रिएट कर दी है, कोई एक पोजीशन को आपने गायब कर दिया है, सारे असिस्टेंट मैनेजर्स को आपने फायर कर दिया और मैनेजर्स को जो है वो असिस्टेंट मैनेजर की जिम्मेदारी दे दी है। इसको हम कहते हैं डी लेयरिंग। ठीक है, डी लेयरिंग से भी हम स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर रहे हैं, हम एक पूरी लेयर हटा रहे हैं।
ठीक है। टेक्नोलॉजी का मतलब है हम मैनुअल से ऑटोमेशन के ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटराइज चीजों पे मूव कर गए। पीपल का मतलब है अब पहले लोगों का एटीट्यूड बहुत अच्छा था, अपनी जॉब की तरफ बड़े मोटिवेटेड थे, मगर उनको प्रमोशन नहीं मिला। अब उनको काफी अच्छे से प्रमोशन नहीं मिला, उनका इंक्रीमेंट उनकी मर्जी के हिसाब से नहीं आया है, तो वो डीमोटिवेटेड हो गए, और डीमोटिवेटेड होने की वजह से उनका एटीट्यूड जो है वो अपने काम की तरफ इतना ज्यादा अच्छा नहीं है। दैट इज हाउ पीपल ऑल्सो चेंज। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट का मतलब होता है इट्स अ वास्ट फील्ड, जिसके अंदर बेसिकली हम टेक्निक्स, प्रोग्राम, हाउ टू गेट people motivated, how to get the work done in the best possible way. इसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ एंड रिलेशनशिप बिल्ड ऑफ पीपल, क्योंकि हमें लोगों को मेंटेन करना होता है, लोगों से अच्छे बेहतर से बेहतर तरीके से काम करवाना है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओडी। ओडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप किया जाएगा लोगों से, और लोग कैसे इक्विपमेंट्स को अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई भी सवाल है तो बेटा मुझसे पूछ लीजिए। अब हम करने जा रहे हैं ओडी के ऊपर बात। ओडी के अंदर बेसिकली टेक्निक्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं टू चेंज द पीपल, टू बेसिकली ट्रेन द पीपल। चेंज से बेहतर है कि टू ट्रेन द पीपल का वर्ड यूज कर लो। एंड नेचर एंड क्वालिटी ऑफ इंटरपर्सनल वर्क एंड रिलेशनशिप्स, ताकि लोग स्ट्रॉन्ग टीम बॉन्डिंग के साथ अपना काम टीम के साथ, टीम को सपोर्ट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनपुट देने के लिए कर सकें। ग्लोबल ओडी, OD techniques that work for US organizations may be inappropriate in other countries and cultures. एक कंट्री के अंदर जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि दूसरी कंट्री के अंदर वो टेक्निक्स फायदेमंद हो या वर्केबल हो। पाकिस्तान इज एन एशियन कंट्री, यूएस इज अ वेस्टर्न कंट्री, दोनों के अंदर काम करने के तरीकेकारों में बहुत आसमान जमीन का फर्क होगा। मोर इफेक्टिव इंटरपर्सनल वर्क रिलेशनशिप के अंदर हमें 5 पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, यानी अ मेथड ऑफ चेंजिंग बिहेवियर थ्रू अनस्ट्रक्चर्ड ग्रुप इंटरैक्शन। सेंसिटिविटी का मतलब है हर इंसान जो है वो सेंसिटिव होता है कुछ चीजों को लेके, कुछ पैरामीटर्स को लेकर के। फॉर एग्जांपल रिस्पेक्ट, नोबडी वांट्स टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये थ्रू डिस्कशन, थ्रू इंटरैक्शन इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। टीम बिल्डिंग मीन्स आप एक्टिविटीज करें टीम मेंबर्स को हेल्प करने के लिए, टीम मेंबर्स एक दूसरे से लर्न करते हैं, दे टेक द ओनरशिप ऑफ वन अनदर, दे हेल्प, देयर इज अ हार्मोनी रिलेशनशिप बिटवीन टीम मेंबर्स। सो दिस इज व्हाट इज टीम बिल्डिंग। विदाउट कम्युनिकेशन टीम बिल्डिंग इज इम्पॉसिबल। इंटर ग्रुप डेवलपमेंट, अब ग्रुप के अंदर एक बंदे को कोई काम आता है तो वो दूसरे बंदे को वो काम सिखाता है। हमें यहाँ पर लोगों के एटीट्यूड्स को अच्छा रखना है, हमने कोई स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी, हमने काम के ऊपर एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एंड दैट इज एक्चुअली पॉसिबल व्हेन यू टॉक विद वन अनदर बिटवीन द ग्रुप मेंबर्स। प्रोसेस कंसल्टेशन, प्रोसेस कंसल्टेशन का मतलब है अब आप आउटसाइड कंसल्टेंट्स की हेल्प ले रहे हैं, तो इसके लिए कोई मैनेजर जो है वो कम्युनिकेटर बनेगा, वो ब्रिज बनेगा बिटवीन द पीपल वर्किंग एंड बिटवीन द आउटसाइड कंसल्टेंट। ठीक है। मैनेजिंग रेजिस्टेंस टू चेंज, व्हाई पीपल रेजिस्ट चेंज। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी चेंज आता है, nobody actually likes to adapt change, nobody is interested in adapting change, और लोग क्या करते हैं, उसको रेजिस्ट करते हैं कि भाई पहले भी तो काम चल रहा था, अब ये नई चीज क्यों आ गई है, ये नई टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर क्यों लाके डाल रहे हैं, पहले भी तो काम चल रहा था ना, अच्छा खासा काम चल रहा था। तो अब क्या है, एम्बिग्यूटी मतलब कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी मतलब पीपल आर नॉट श्योर। अब चेंज आ रहा है, लोगों को पता ही नहीं है, दे आर कंफ्यूज्ड, दे आर नॉट श्योर कि ये चेंज उनको रिप्लेस भी तो कर सकता है। पीपल आर एक्चुअली कंफर्टेबल विद द ओल्ड वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, उनके अपने हैबिट्स बन चुके हैं। अब कोई नई चीज आती है, आप कोई चीज नई लाके कोई नई पॉलिसी पास ऑन करते हैं, तो पीपल, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, दे विल रेजिस्ट इट। A concern over personal loss of status, money, authority, friendship and personal convenience. कार्ड लेके आते हैं, अब कार्ड स्वैप करना है, अटेंडेंस लगेगी। जो बंदा मैनुअल एंट्री के अंदर 10-15 मिनट अपने खा रहा होगा, अब वो तो कार्ड वाले एंट्री पे नहीं जाएगा ना, वो कहेगा कि भाई अब ये मशीन हो गई ऑटोमेशन, अब मैं 10 मिनट भी लेट आऊंगा तो मेरी सैलरी 10 मिनट ही घटेगी। ठीक है। सो अब ये होता है कि पीपल हैव अ फियर कि उनको कोई नुकसान हो रहा है,
मॉनेटरी तौर के ऊपर, या उनका फ्रेंड जो है वो उसकी जॉब चली जाएगी, या उनको कोई पर्सनल तौर के ऊपर इनकन्वीनियंस हो रहा है कि उनको जाकर के थर्ड फ्लोर के ऊपर अपना कार्ड स्वैप करना होगा, फिर वो अपने ऑफिस में जाएंगे, तो थर्ड फ्लोर के ऊपर उनको लिफ्ट में रश मिलेगा जिसकी वजह से वो 10-15 मिनट लेट हो जाएंगे. दिस इज इनकन्वीनियंस. ठीक है. द परसेप्शन दैट change is incompatible with the goals and interest of the organization. अब वो ये समझ रहे हैं चेंज का तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है. क्या फायदा हो रहा है? पुराना तरीका ज्यादा अच्छा था. ठीक है. तो अब मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें कम्युनिकेशन करनी चाहिए कि भाई देखिए चेंज से ये फायदा होगा. लोगों की थिंकिंग को चेंज करना चाहिए, उन्हें पार्टिसिपेशन में लेना चाहिए, उनको इन्वॉल्व करना चाहिए कि देखिए ये बेहतर तरीका है. जब वो खुद डिस्कशन के थ्रू कायल होंगे तो वो उसमें उतना ही बेहतर पार्टिसिपेट करेंगे रादर देन उनके ऊपर कोई चेंज इंपोज किया जाए. हमें उन्हें फैसिलिटी और सपोर्ट का अश्योरेंस देना चाहिए कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, आप करके देखें, नहीं होगा हम पुराने तरीके को अडॉप्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ट्राई करने में क्या जा रहा है. ठीक है. मैनिपुलेशन एंड कोऑप्टेशन का मतलब होता है आप चीजों को खुल के, यानी जितनी जरूरत होती है ना इंफॉर्मेशन, उतनी इंफॉर्मेशन शेयर करें, पूरी बात ना बताएं ताकि लोग आपकी चीजों को एक्सेप्ट कर सके. वंस दे एक्सेप्ट दे विल लाइक द चेंज. उस वक्त भले आप पूरी बात उन्हें कंप्लीटली उनके सामने रखें. सिलेक्टिंग पीपल हु एक्सेप्ट चेंज. अब जो लोग चेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको बोलते हैं अपने ग्रुप को भी तैयार करें. अच्छा, यहां पर एक वर्ड है जिसको हम कह रहे हैं कोर्जियन. प्लीज अगर आप लोगों के पास पेपर पेंसिल है तो इसके लिटरल मीनिंग जो है वो ले लो. इसका मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग यूजिंग फोर्स या थ्रेट. कोअर्जन वर्ड से ये कोर्जियन वर्ड निकला है. मीनिंग इसका कोअर्जन है. कोअर्सिव का मतलब क्या होता है? बेसिकली वर्ड कोअर्सिव होता है. कोअर्सिव का मतलब होता है यू आर इम्पोजिंग समथिंग अगेंस्ट अ थ्रेट दैट यू आर फोर्सिंग. इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट यू विल बी पनिश्ड और यू विल बी डीमोटिवेटेड और यू माइट बी फायर्ड. ठीक है. कोई कंफ्यूजन यहां पे किसी बच्चे को? कोई सवाल आ रहा है बच्चों तो पूछ लो भाई. किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज आस्क मी नाउ. ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को चेंज करना इतना आसान नहीं है क्योंकि कुछ तो नेचुरल रेजिस्टेंस होती हैं. मतलब सिस्टम हो गया, पॉलिसी हो गई, ये तो नेचुरल रेजिस्टेंस है. फिर बेसिकली क्या होता है? आपने फैसिलिटेट करना होता है कल्चर टू चेंज दैट यू. इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक. आप कोई नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं तो उसको मनवाने के लिए आपको कुछ लोगों को रिवॉर्ड इंसेंटिव देना पड़ता है. ठीक है. बेसिकली तो अब क्या होता है? द अकरेंस ऑफ ड्रामेटिक क्राइसिस. अचानक से क्राइसिस आ गए. ड्रामेटिक क्राइसिस का मतलब होता है इट वाजंट प्लान्ड, इट ऑल ऑफ अ सडन इट जस्ट एंटर्ड समहाउ. फिर लीडरशिप चेंजिंग हैंड्स. यानी जब आप चेंज इंप्लीमेंट कर रहे होते तो लीडरशिप का वर्ड क्यों यूज किया गया है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैनेजर? मैनेजर गिव्स ऑर्डर एंड अ लीडर इन्फ्लुएंसेस. तो जब लीडर को हम यूज करेंगे चेंज मैनेजमेंट के अंदर तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होके भी तो चेंज अडॉप्ट कर लेंगे. A young, flexible and small organization basically change से थोड़ा घबराएगी क्योंकि उसके अंदर कल्चर जो है ना वो नया होता है. It's a flexible organization but it's a small organization. ठीक है. और एक पॉइंट और होता है कि कभी कभी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली वीक. मतलब कोई भी कुछ भी कर रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है कल्चर. कल्चर का मतलब होता है it actually the way you behave, looking at the attitude of the people. So it's a weak organization culture. Everybody is actually looking for their own self. Handling employees stress के अंदर, stress is an uncomfortable situation
which actually stops or hinders individual, it constrains individuals for any sort of work. ठीक है? Stress that has positive effect of performance. अब stress are of two type, good stress, positive stress and negative stress. पॉजिटिव स्ट्रेस को हम कहते हैं कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आप कभी कभी वो काम भी कर जाते हैं जो आप नॉर्मल हालत में नहीं कर सकते. ठीक है, क्लीनिंग द क्लटर. बट कभी कभी स्ट्रेस नेगेटिव हो जाता है, दैट इज कि आप अनकंफर्टेबल स्टेट में आ गए और आपको जो काम करना था आप वो काम नहीं कर पाए. हाउ पोटेंशियल स्ट्रेस बिकम एक्चुअल स्ट्रेस व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी ओवर द आउटकम. अनसर्टेनिटी का मतलब है यू आर नॉट श्योर अबाउट द आउटकम, कि भाई अब आउटकम क्या होगा, इसका आपको स्ट्रेस है. when the outcome is important, और outcome जो था वो basically important था, तो उसका आपको ज्यादा stress होगा कि this was something really important and I'm not sure about what to do. Personal factors and job related factors दोनों stress cause करते हैं, and stress का मतलब होता है this is an uncomfortable state for an individual. जब मैं no more comfortable हूँ, I am at unease, मैं uncomfortable हूँ और मैं परेशान. मोहम्मद नईम कुछ पूछ रहे हो, सेमेस्टर रिजल्ट, कोई रिजल्ट आ गया है बेटा, क्या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं रिजल्ट को लेकर के? मोहम्मद नईम, you have some question related to result or something? Anyways, अब हमारे पास सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस तीन कैटेगरी में होता है, एक फिजिकल, एक साइकोलॉजिकल और एक बिहेवियरल. फिजिकल का मतलब होता है आपकी बॉडी के अंदर आपका हार्ट रेट चेंज हो गया, आपका मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, आपको सर में दर्द शुरू हो गया और खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपको हार्ट अटैक हो गया. साइकोलॉजिकल का मतलब होता है अब आपको ये फीलिंग के साथ होगा, आपको साइकोलॉजिकल एंजाइटी हो रही है, आप बोर हो गए हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, दैट इज यू आर इंटेंशनली डिलेइंग समथिंग दैट आई विल डू इट टुमारो. साइकोलॉजिकल अप्रोच होता है. एक बिहेवियर होता है, बिहेवियर का मतलब होता है एक्शन रिस्पॉन्स. आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है, आप एब्सेंट होना शुरू हो गए हैं, आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो गई हैं. ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर्स है, यू आर कंज्यूमिंग सम ड्रग्स और एल्कोहल अल्लाह ना करे, या यू हैव स्टार्टेड स्मोकिंग. ये आपके बिहेवियर के अंदर सिम्टम्स पाए जाते हैं जो कि स्ट्रेस को आप शो कर रहे होते हैं कि दिस पर्सन इज स्ट्रेस्ड. ठीक है, अब स्ट्रेस तो आ गया, अब इसको कोप कैसे करें, इसको कैसे रिड्यूस करें? सबसे पहले हमें जो एम्प्लॉय हम हायर कर रहे होते हैं, हमें बेस्ट फिट को हायर करना चाहिए. दैट इज द पर्सन हु इज एक्चुअली बेस्ट सूटेबल फॉर द पोजीशन. यूज रियलिस्टिक जॉब इंटरव्यूज टू रिड्यूस एम्बिग्यूटी. रियलिस्टिक जॉब इंटरव्यू का मतलब है आप उस जॉब के इंटरव्यू के अंदर बता दे कि हमें आपसे ये तवक्कुआत हैं, ताकि वो बेचारा किसी कंफ्यूजन में ना रहे कि हाँ ये भी हो सकता है, मुझे ये भी करना पड़ सकता है. तो कंफ्यूजन को रिमूव करने के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर दैट व्हाट एक्चुअली यू आर वांटिंग दैट इंडिविजुअल टू डू. ठीक है, फिर हम बात करते हैं इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. हम कभी भी कंफ्यूजन को हटाने के लिए, दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ वर्क प्लेस टॉक टू वन अनदर, हैव सम सॉर्ट ऑफ डिस्कशन, क्योंकि कम्युनिकेशन के थ्रू ही हम किसी भी किस्म की कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं. जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे आपकी कंफ्यूजन दूर नहीं होगी. डेवलप अ परफॉर्मेंस प्लानिंग प्रोग्राम. ठीक है, आप एक परफॉर्मेंस को एवेलुएट करने का प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं. यूज जॉब रीडिजाइन. जॉब रीडिजाइन का मतलब होता है कि आप बेसिकली जॉब के अंदर क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड थी, और जो हमने बंदा या कोई भी एम्प्लॉय या बंदी हमने जॉब पोजीशन के ऊपर हायर किया है उसके अंदर मैच कर रहा है, वो जॉब के साथ सूटेबल है. अगर हम ये समझते हैं कि काम हमारी प्रोडक्टिविटी की तरफ नहीं जा रहा है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, हम अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जॉब के अंदर कुछ चेंजेस लेके आएंगे.
जॉब इनरिचमेंट करेंगे, जॉब इनलार्जमेंट करेंगे। इनरिचमेंट का मतलब है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, इनलार्जमेंट का मतलब है आपकी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे बट आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्क प्रोवाइड अ काउंसलिंग प्रोग्राम, और हम एम्प्लॉइज को काउंसलिंग करेंगे थ्रू डिस्कशन, ऑफर टाइम प्लानिंग मैनेजमेंट असिस्टेंस। टाइम इज मनी, और टाइम मैनेजमेंट इज अ कंपल्सरी in order to perform or increase your I should be saying performance, ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा सा क्योंकि आई हैव फंक्शन एट होम, तो आज की क्लास को मैं थोड़ा सा शॉर्ट रखना चाहूंगी। तो मेरे ख्याल से आज हम इसको स्लाइड नंबर 17 तक ही रखेंगे, क्योंकि मुझे कुछ ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो है वो जाना है, और अगर अभी मैंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो कल मुझे डिलीवर नहीं होगा। आपको पता है माशाल्लाह से कल जो है वो हमारे 12 रबीउल अव्वल है, तो वैसे तो वी डोंट बिलीव इन मिलाद एंड ऑल, बट वो एक होता है कि कुछ आप फातिहा वगैरह आप कर लें तो वो दैट इज एक्सेप्टेबल। तो थोड़ा सा मुझे काम तो मुझे थोड़ा सा काम के लिए बाहर जाना है। और will you be taking class tomorrow? No, there is no class, Fawad, there is no class tomorrow, ठीक है। No, there is no class tomorrow because of on account of 12 रबीउल अव्वल। तो ये मुझे all thanks to the management, तो मुझे पहले से पता चल गया था, तो मैंने अपनी एक्टिविटी अकॉर्डिंगली प्लान कर ली थी। तो जिसके लिए मुझे अभी ना बेटा 4 बज रहे हैं, और अगर मैंने अभी ऑर्डर प्लेस नहीं किया तो दे विल नॉट बी टेकिंग, मतलब 4 बजे से पहले पहले मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। अगर मैंने नहीं किया तो दे विल नॉट बी, मुझे असल में कुछ एडवांस पैसे देने थे उनको, बाकी डिलीवरी पे करना है। तो आई एम सॉरी, आज की क्लास जो है वो मुझे थोड़ा जल्दी एंड करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ माई पर्सनल कमिटमेंट। तो हम यहाँ से अब कल क्लास करेंगे, कल नहीं, आई मीन ऑन सैटरडे को हमारी क्लास होगी, और आपको हम जो है वो इंशाल्लाह ताला सैटरडे को यहाँ से लुक फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ तक जो है, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आप कैसे स्ट्रेस को जो है वो हैंडल कर सकते हैं, हाउ यू कैन रिड्यूस स्ट्रेस बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स। तो हमें स्लाइड नंबर 17 से हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो कर लो, आई कैन आंसर यू, यू हैव 2-5 मिनट्स, जो भी है कोई मसला नहीं है, मैं आपको आंसर कर देती हूँ। बट इसके बाद हम अगली क्लास में इंशाल्लाह करेंगे, जो कि हमारी सैटरडे को होगी। कल हमारी क्लास ऑफ है, ठीक है, सही है बच्चों। फिर इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात हो, आई मीन सैटरडे को, कल से मतलब नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को मुलाकात होती है। सी यू ऑल, अल्लाह हाफिज।